गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी। और सेशन वन जिन लोगों ने मेरे साथ अटेंड किया, जिन्होंने मेरा वो पूरा सेशन वन देखा, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। सर हमें लॉ का एल भी नहीं आता, सर बेरेक्ट पढ़ना सिखा दो ना, सर एक एक सीरीज बना दो, सर यूट्यूब के ऊपर भी डाल दो सर कि बेरेक्ट कैसे पढ़ा जाता है और बेरेक्ट को पढ़ने का स्किल क्या है वो सर प्लीज समझा दो। व्हाट इज द आर्ट ऑफ रीडिंग द बेरेक्ट एंड हाउ टू डू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड ऑल दैट। तो आपके सेशन 2 में एक्चुअली मैं इसी के बारे में ज्यादा जोर देने वाला हूं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है, पहले मैं इसके बारे में ही बात करने वाला हूं। हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ, नॉट टू डू द क्रैमिंग, ये कंपनी लॉ, एसयूबी, जेआईजीएल रियल सेंस में क्या है, हाउ टू मिक्स द वेरियस लॉज इन अवर ब्लड। तो ये सब कुछ मेरे हिसाब से ये 3 क्वेश्चन नहीं है, स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से पूछते हैं। मेरे हिसाब से तो ये एक ही क्वेश्चन है और इसी के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। And then obviously I'll be talking about what is pre-exam test। ये जो pre-exam test है, इसकी क्या formalities हैं, ये क्या है, क्यों होता है, what is the logic behind this, कब होता है, क्यों compulsory है, वो सब बातें करेंगे। और ICSI क्यों ले रहा है। देन CS ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे और इसमें 24 महीने की ट्रेनिंग है। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास करनी है या लिस्टेड कंपनी में करनी है। 1 मंथ ट्रेनिंग होती है एक शुरू में, फिर एक 21 मंथ ट्रेनिंग होती है, फिर एक लास्ट में 2 मंथ ट्रेनिंग होती है। करते करते वो 24 मंथ्स की ट्रेनिंग हो जाती है। ये ब्रेकअप है, इसके बारे में भी बात करेंगे, कहाँ करनी चाहिए, क्या वर्क एक्सपोजर मिलता है, क्या स्टाइपेंड मिलेगा एंड ऑल दैट। तो वो सारी बातें लास्ट में। सबसे पहले वेल टॉकिंग अबाउट द बेरेक्ट ओवर देयर, और लॉ कैसे पढ़ना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और मैं बोलता रहता हूँ कि कई बार बोलता हूँ वो अमेजोन की वेबसाइट पे जाओ और वहां से ऑर्डर करो, घर में आ जाएगी होम डिलीवरी। So this is one and only method of studying the company law, the companies act in the in-depth manner। अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है, जो टीचर बोलते हैं कि हम अपने शॉर्टकट नोट से डीप में पढ़ाएंगे, झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको खुद को ये बेरेक्ट क्या बोलूं, पढ़ना नहीं आता, पढ़ाना नहीं आता या फटती है। वेल ये सच्चाई है। सो वेल आई विल से दिस इज वन एंड ओनली मेथड। और मैं 300, मैं अपनी बात बोलूं तो मैं 300 घंटे ये बेरेक्ट पढ़ाता हूँ, 300 आवर्स। तो पढ़ने का यही एक तरीका है। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हैं, हाँ सीए वाले बच्चे, सीएमए वाले बच्चे वो एग्जाम्प्ट हैं, उनकी मैं परवाह नहीं करता क्योंकि उनका कोर एरिया कुछ और है। वेल वो एक अलग चीज है। हमारा कोर एरिया सीएस में कंपनी लॉ है, हमारा मदर लॉ बेरेक्ट है, बेरेक्ट ऑफ कंपनी लॉ। वेल और वो शॉर्ट नोट्स ऑफ टीचर्स वो सौतेली माँ है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो अगर सही तरीके से पढ़ना है तो अब वो स्किल के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल यहाँ दूंगा और 4-5 चीजें डिस्कस करने वाला हूं, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। वाई, व्हाट, एग्जांपल्स के साथ बात करूंगा। तो वेल गिव मी अ लिटिल टाइम, वॉच द वीडियो टिल द एंड, वॉच द वीडियो टिल द एंड, पूरा आखिर तक देखिएगा। एंड लॉ मेकर कोई भी लॉ लिखे, चाहे कंपनीज एक्ट हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, जीएसटी हो, कोई भी एक्ट हो, हर जगह वो 2 शब्दों के ऊपर खेलता है। एक मे का मतलब होता है रिकमेंडेटरी और शेल का मतलब होता है मैंडेटरी और कंपलसरी। तो हर सेंटेंस में आपको या तो शेल दिखेगा या तो मे दिखेगा, मैंडेटरी और कंपलसरी। किसी सेंटेंस में लिख दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल डू दिस, कंपनी शेल डू दिस, तो मतलब मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और कहीं लिखा है शेल नॉट डू दिस, कंपनी को ये काम नहीं करना है, मतलब एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। मे शब्द लिखा है तो इसका मतलब मानते हैं कि रिकमेंडेटरी है। एग्जाम में भी आप कोशिश करो कि आप हर सेंटेंस में मे या शेल ही लिखो, और वो 11th-12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर भूल जाओ, शुड, कुड, वुड नहीं चलेगा। तो एग्जाम में आप कोशिश करो कि आप ये अवॉइड करो। हाँ सर हम तो छोटे बच्चे हैं, हम कैसे अवॉइड कर लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं सर हो सकता है हाथ से कुछ निकल जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पत्थर की लकीर है, लेकिन 99% कोशिश करो कि आपके हाथ से हर सेंटेंस में शेल या मे निकले और ये शुड, वुड, कुड ना चले। मतलब ये 11th-12th क्लास के बच्चों की लैंग्वेज है, क्योंकि जब आप वेल कहीं ना कहीं ऑब्वियसली लीगल सेक्टर में काम करोगे, लीगल डिपार्टमेंट्स में काम करोगे, तो वहां हर सेंटेंस में ये मे या शेल पे ही चलेगा। और लॉ मेकर ने अगर मे लिखा है तो हम कह रहे हैं रिकमेंडेटरी है, शेल लिखा है तो मैंडेटरी है। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है। अब ये आईसीएसआई मॉड्यूल में भी नहीं बताया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के मॉड्यूल में कहीं बताया नहीं। मैंने जब एलएलबी किया तो मुझे भी तभी पता चला, व्हेन आई वाज डूइंग एलएलबी, कि भाई ये मे कभी कभी शेल, मे को शेल पढ़ लेते हैं और शेल को मे पढ़ लेते हैं, तो देयर आर एक्सेप्शंस। और यही मैं कहूंगा कि हम टीचर्स का रोल थोड़ा सा बढ़ जाता है।
हम टीचर्स का रोल थोड़ा सा बढ़ जाता है बच्चों को ये समझाना कि कभी कभी मे को हम शेल पढ़ लेते हैं, शेल को मे पढ़ लेते हैं, और ऐसा कब होता है? तो एक जनरल थंब रूल बता रहा हूं आपको, जब एक मे शब्द के साथ पावर और ड्यूटी दोनों अटैच हो जाते हैं तो फिर हम कहते हैं वो मे नहीं रहता, वो शेल बन जाता है। इट इज रेड एज शेल, वो मैंडेटरी माना जाता है। तो अगर किसी सेंटेंस में कुछ लिखा है, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अ डायरेक्टर मे डू दिस, और उस सेंटेंस में उसको पावर भी दी जा रही है और उसके ऊपर ड्यूटी भी इंपोज हो रही है, तो फिर उस मे को मे नहीं पढ़ेंगे, उसको शेल पढ़ेंगे। और कोर्ट में दो एडवोकेट जब खड़े हैं और इस चीज पे लड़ाई कर रहे हैं कि मे को मे पढ़ना है या शेल पढ़ना है, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन सुना रहे हैं अपने अपने तरीके से। एक एडवोकेट कह रहा है कि मे को मे पढ़ना है और वो रिकमेंडेटरी है, वो सेंटेंस जो है, और दूसरा कह रहा है नहीं, इस मे को शेल पढ़ना है, इसके पीछे कारण ये है। अब सामने जो जज बैठा है, मैं तो बोलता हूं हमेशा कि वो एक क्लासरूम की तरह है, कोर्ट रूम इज अ क्लासरूम, और जो जज सामने बैठा है ही इज अ स्टूडेंट, जो जज साहब बैठे हैं। और जो दो एडवोकेट खड़े हैं वो दोनों टीचर हैं, जो सेम सेंटेंस उस जज को पढ़ा रहे हैं, अपने अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन उसको बता रहे हैं। और कौन जज को कन्विंस कर पाता है और जजमेंट को अपने फेवर में ले पाता है, वो वही देखना जो है वो इंपॉर्टेंट है कि वो एडवोकेट कौन ज्यादा स्किलफुल है। तो हम बोलते हैं इन द वेल कोर्ट, द जजमेंट्स आर नॉट डिलीवर्ड, द जजमेंट्स आर ऑब्टेन्ड। वो कौन कौन है जो जज के साथ, मतलब जज से जजमेंट खींच कर ले आता है अपने आर्ग्यूमेंट्स के दम पर, अपनी इंटरप्रिटेशन के दम पर। तो अगर जज ओवर कंफ्यूज होता है तो फिर वो कहता है तारीख पे तारीख, मैं घर जाऊंगा, पढ़ूंगा, होमवर्क करूंगा, फिर देखूंगा कि कौन से एडवोकेट की इंटरप्रिटेशन ज्यादा सही है। दोनों सही बोल रहे हैं लेकिन कौन ज्यादा सही है, और अकॉर्डिंगली मैं अपनी जजमेंट दूंगा। और लॉ मेकर की इंटेंशन यहाँ पर क्या थी? ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, वेल उल्टा हो जाता है, कहीं शेल लिखा है लेकिन शेल को मे पढ़ता है। वो आज नहीं बता रहा हूं सब कुछ। अब ये चीजें सर, हम तो छोटे बच्चे हैं सर, हम बेरेक्ट पहली बार हाथ में पकड़ेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? अरे भाई, अगर आपके वेल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपका टीचर हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तो पढ़ाता चला जाऊंगा, मैं बताता जाऊंगा कि यहाँ पर इस मे को शेल पढ़ना है क्यों, या शेल को मे पढ़ना है क्यों, उसकी रीजनिंग, लॉजिक बिहाइंड द वर्ड्स, लॉ मेकर की इंटेंशन। तो वो साथ साथ यही यही तो स्किल है जो डेवलप करना है, और इसी के दम पर आगे करियर बनना है। आप कल को कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, मतलब एक एग्जाम्पल लो, आप बोर्ड मीटिंग में हो और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहब से लीगल एडवाइस मांग रहे हैं और आप लीगल एडवाइस दे रहे हो, या बोर्ड मीटिंग तो चलो नहीं हो रही है, बोर्ड मीटिंग तो साल में 4 5 6 होंगी, वेल व्हाटएवर। आप इन जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर ने आपको वो अपने कमरे में बुलाया कि सो एंड सो लीगल प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और वहां पर आप मैनेजिंग डायरेक्टर को बेरेक्ट खोलकर लीगल एडवाइस देते हो, तो मैनेजिंग डायरेक्टर विल बी सो हैप्पी। वो कहेगा मुझे फालतू में बाहर किसी और दूसरी लॉ फर्म को फालतू में फीस क्यों देनी है, प्रोफेशनल फीस क्यों देनी है, और लीगल एडवाइजरी फीस मैं बाहर से क्यों लूं? मेरा कंपनी सेक्रेटरी इतना पढ़ा लिखा है, डायरेक्ट लेकर बैठता है, साथ में वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट्स कोट करता है और बताता है कि सर यही इंटरप्रिटेशन जो मैं कर रहा हूँ, यही इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की हुई है, हाई कोर्ट ने की हुई है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने की हुई है, किसी ने भी की हुई है, और सर ये देखो जजमेंट है अपने पास। तो मैनेजिंग डायरेक्टर के सीने में ठंड पड़ जाएगी कि यार ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट बता दिया आपने, अब मैं चौड़ा होकर ये काम कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब मेरा कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बोल रहा है कि सर ये काम कर सकते हो, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि उसने लीगल एडवाइस सही दी है, साथ में उसने जजमेंट्स वगैरह कोट किए और समझाया उसने मैनेजिंग डायरेक्टर को, चेयरमैन को। और 1 मिनट के लिए मान लो कि मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन कह रहा है नहीं, मैं कुछ 1000 करोड़ की ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मैं एक कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ बाहर से, इंडिया की नंबर 1 लॉ फर्म या नंबर 2 लॉ फर्म से कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ, और उनको 20 लाख 25 लाख रुपए दे रहा हूँ लीगल एडवाइस मांगने की, 1 पेज लीगल एडवाइस मांगने की। और पता चला जो कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी ने समझाया था, सेम टू सेम इंडिया की लॉ फर्म में जो नंबर 1 लॉ फर्म में बैठे हुए एडवोकेट्स हैं, वो सेम लीगल एडवाइस दे रहे हैं, और उस पर अपना स्टैंप लगाकर, रबर स्टैंप लगाकर, अपने लेटर हेड के ऊपर साइन करके 1 पेज लीगल एडवाइस। वही 1 पेज लीगल एडवाइस या मेल पे ईमेल करके कंपनी सेक्रेटरी ने एमडी को समझाया था, और उसको दिख रहा है यार ये तो बिल्कुल डिट्टो सेम है। एमडी एक बार पैसे खराब करेगा 25 लाख रुपए, 2 बार खराब करेगा 25 लाख रुपए, खराब करना तो हर किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो कितना भी मतलब रिच हो, सुपर रिच हो। तो जब उसको दिख रहा है यार ये तो कंपनी सेक्रेटरी अपना बहुत बढ़िया है काम का है, मैं बाहर से लीगल एडवाइस क्यों लूं, आप कंपनी की कितनी सेविंग करवा रहे हो। और पता चलेगा एमडी साहब बोल रहे हैं, चेयरमैन ऑफ द कंपनी एट द एज ऑफ 70 ईयर्स, एंड मिस्टर कंपनी सेक्रेटरी, मिस कंपनी सेक्रेटरी, हर फ्राइडे को ना या सैटरडे को 1 2 घंटे मुझे कंपनी लॉ पढ़ा दिया करो, जो नए प्रोविजंस आए हैं, जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं। प्रैक्टिकली होता है ये, रियल लाइफ में होता है, एंड आई रिस्पेक्ट दोज कंपनी सेक्रेटरीज जो अपने चेयरमैन को, मैनेजिंग डायरेक्टर को फ्राइडे सैटरडे को 2 घंटे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाते हैं विद फ्लो चार्ट, टेबल्स, एग्जांपल्स, और समझाते हैं कि सर ये लीगल प्रोविजन है, अपन लोग ये ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, उसके लिए इन चीजों का ध्यान रखना है।
and managing director, chairman are thankful to the company secretary that you are a very good teacher and we are your students at the age of 65, 70, 75 years. ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि हमारा कंपनी सेक्रेटरी इंटरनल एडवोकेट है, हमारा हमें बाहर के किसी एडवोकेट की जरूरत ही नहीं है, हम बाहर से एडवाइस क्यों लें, अगर उसको आपके इंटरप्रिटेशन स्किल्स पे भरोसा हो गया तो। लेकिन वो भरोसा जीतना पड़ेगा आपको। अगर आप गलत जा रहे हैं और गलत एडवाइस दे रहे हैं तो आज से वो भरोसा खो देंगे आप। तो लेकिन वो भरोसा जीतने के लिए पहला कदम क्या है? डायरेक्ट पढ़ना आना चाहिए और पढ़ाना आना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि एक दिन वो आए जब आपके हाथ में सीएस की डिग्री हो और आप डायरेक्ट पढ़ाओ अपने चेयरमैन को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड में बैठकर या 1-to-1 सेशन में। जिंदगी आपको कहीं का कहीं ले जाएगी, आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि मैजिक क्यों हो रहा है आपकी लाइफ में। यू विल नॉट विल बी एबल टू एप्रीहेंड कि क्या मैजिक होने वाला है। और डिग्री मिलने के बाद 3 साल 4 साल के बाद क्या ग्रोथ आएगी वो अलग ही कहानी होगी। हो सकता है डिग्री मिलते ही एकदम से वो चीज नहीं मिले आपको जो आप डिजर्व करते हो, जो आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूं, लेकिन एक बार आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने अपना स्किल दिखाना शुरू कर दिया, 2-3 साल में कहीं के कहीं निकल जाते हैं लोग। I have seen many real life stories of my own students and I feel very happy about them. Then I'll say तो हमें सिर्फ ये नहीं पढ़ना क्या लिखा है, क्या लिखा है वो तो पढ़ना है, वाई क्यों लिखा है ये समझना है, लॉ मेकर ने वो प्रोविजन क्यों बनाया, उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी भावनाएं क्या है लॉ मेकर की, वो समझना जरूरी है बिहाइंड द वर्ड्स। keywords obviously will remain important in the law। आप keywords को change नहीं कर सकते हैं, you cannot change the keywords। आप मैनेजिंग डायरेक्टर को कुछ और किसी और शब्द से नहीं बुला सकते, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी नहीं बुला सकते। मैनेजिंग डायरेक्टर इज मैनेजिंग डायरेक्टर, उसकी एक लीगल डेफिनेशन है। द मैनेजर की एक लीगल डेफिनेशन है। आप उसको फाइनेंस मैनेजर नहीं बोल सकते, आप उसको जनरल मैनेजर नहीं बोल सकते। कंपनी लॉ में द मैनेजर की एक लीगल डेफिनेशन है, यू कैन नॉट चेंज दैट। ऑफिसर वर्ड की एक लीगल डेफिनेशन है, यू कैन नॉट चेंज दैट डेफिनेशन। ऑफिसर में शेडो डायरेक्टर आता है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट की एक डेफिनेशन है बहुत वाइड, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, हर जगह हर कीवर्ड इंपॉर्टेंट है अपने आप में। सो वेल से कहीं वोटिंग राइट्स लिखा होता है, कहीं शेयर्स लिखा होता है, कहीं पेड अप शेयर कैपिटल लिखा होता है, कहीं पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा होता है। जिस सेंटेंस में पेड अप कैपिटल लिखा है तो वहां पर हम इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इंक्लूड कर लेते हैं। जहां सिर्फ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है वहां पर हम ऑब्वियसली प्रेफरेंस कैपिटल को इंक्लूड नहीं करते हैं। फ्री रिजर्व्स का मतलब रिजर्व्स व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेबल बाय वे ऑफ डिविडेंड, लेकिन कुछ जगह पर फ्री रिजर्व्स इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट व्हिच इज नॉट फ्री। ये चीजें बड़ी ध्यान रखने वाली हैं। सर ये कैसे सर? ये आदत पड़ेगी, ये आदत पड़ेगी। जब मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव में बेरेक्ट पहली बार उठाया था पेनफुल था, लेकिन उस पेन का बाद में बड़ा फायदा हुआ। जब वो ग्रिप आ गई ना, सब लोग कहते थे यार तू, मतलब मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे, जान पहचान में जो स्टूडेंट्स थे, एनआईआरसी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता था, सब कहते थे कि यार दीपक ना अलग ही है सबसे, इसका इससे बात करने का, इसका बात करने का तरीका ही अलग है सबसे, इसका चीजों को समझाने का, फ्रेंड सर्कल में बैठकर किसी को पढ़ाता था, इसका क्लैरिटी, थॉट क्लैरिटी अलग है, चीजों को समझाने का तरीका ही अलग है। तो वो चीजें तो मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में सुनना शुरू कर दिया था। एंड आई वांट द सेम थिंग फॉर यू कि जब आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में औरों से बात करो तो सबको लगे यार इसकी पर्सनालिटी हमसे अलग है, डिफरेंट है, ये तो हार्वर्ड एजुकेटेड है, हम लोग झुग्गी झोपड़ी वाले। वो वाली फीलिंग आए आपके फ्रेंड्स को जब आप सबसे अलग दिखो, तो दैट इज देयर। और मेरे स्टूडेंट्स आकर बताते हैं मुझे, कहते हैं सर ये फीलिंग आती है हमें जब हम 50 ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में बैठे होते हैं जहां पर आपका कोई और स्टूडेंट नहीं होता और हम अकेले बैठे होते हैं और 50 स्टूडेंट और बैठे होते हैं जो क्वालिफाइड हैं, ऑलमोस्ट क्वालिफाई होने वाले हैं। वहां दिख जाता है सर उस क्राउड के अंदर कि मतलब हमें वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि हम हार्वर्ड एजुकेटेड हैं। ये स्टूडेंट्स आकर ये लाइन बोलते हैं मुझे, और दूसरे जो है ना वो झुग्गी झोपड़ी से पढ़कर आए हैं। तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना जब वो ये सेंटेंसेस मुझे बोल कर जाते हैं। तो दैट इज, और वो मेरा किया धरा नहीं है, बेरेक्ट का किया धरा है। वो सब कुछ किसका किया धरा है? बेरेक्ट का। तो मैं कहता हूँ दो ही तरीके के स्टूडेंट हैं सीएस के अंदर, एक वो जो बेरेक्ट पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, और दूसरे वो जो ईमानदारी के साथ नहीं पढ़ते या पढ़ते ही नहीं है। तो वो एक ही बात है, जो नहीं पढ़ते या ईमानदारी से नहीं पढ़ते या बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो एक ही बात है। तो फर्स्ट कैटेगरी में हो जाओ आप जो बेरेक्ट पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं और इन सब चीजों को सीखो, द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब एक बड़ा सिंपल बच्चों वाला बेबी एग्जांपल ले रहा हूं और आपको एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर आप दोगे। और क्वेश्चन ये है आपके सामने, जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा,
After winning India New Zealand T20 series, after winning India New Zealand T20 series in November 2021, Rohit Sharma and Hardik Pandya and his wife will danced on the cricket ground. Cricket ground पे गए और डांस किया. अब सवाल क्या है सर? डांस किया तो ये कोई सवाल थोड़े ना हुआ. सवाल ये है कि ये वाइफ किसकी है? Whose wife is this? ये किसकी बीवी है भाई? ये हार्दिक पांड्या की बीवी है, या ये रोहित शर्मा की बीवी है, या ये दोनों की बीवी है? That's the question. Whose wife is there in the question? आंसर दो. एक बार और रीड कर लें. आफ्टर विनिंग द इंडिया न्यूजीलैंड T20 सीरीज इन नवंबर 2021, रोहित शर्मा, कॉमा, हार्दिक पांड्या एंड हिज वाइफ डांस्ड ऑन द क्रिकेट ग्राउंड. हुज वाइफ इज दैट? चलो अभी आंसर मत दो, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पूछता हूं. एंड सेम लगेगा देखने में, एक कॉमा का फर्क है बस. ये एक कॉमा का फर्क है, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है. After winning the India New Zealand T20 series in November 2021, Rohit Sharma, Hardik Pandya, comma, Rohit Sharma, comma, Hardik Pandya, comma, and his wife danced on the cricket ground. Whose wife is this? किसकी बीवी है भाई ये? हार्दिक पांड्या की, रोहित शर्मा की, या दोनों की? मतलब जो भी नाचेगा अपनी बीवी के साथ नाचेगा, दूसरे की बीवी के साथ तो नहीं नाचेगा. लेकिन किसकी बीवी है? किसी एक की बीवी है या दोनों की है? और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में सर वो पहले वाला दिखाना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? सेम है, कॉमा नहीं है, बस यहां पर वो कॉमा मिसिंग है. कोई फर्क पड़ता है क्या भाई? बहुत फर्क पड़ता है. बीवी बदल जाएगी, बहुत फर्क पड़ता है एज पर लॉ. हाँ जी, मैं आंसर दूं. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओवर हियर, जब मैं यहां बात कर रहा हूं एग्जांपल नंबर 1 में, रोहित शर्मा, कॉमा, हार्दिक पांड्या एंड हिज वाइफ, तो ये वाइफ जो है ना, ये सिर्फ हार्दिक पांड्या की वाइफ है. यहां पर रोहित शर्मा अलग, कॉमा लग गया, कॉमा लग गया और वो अलग हो गया. हार्दिक पांड्या एंड हिज वाइफ के बीच में कोई कॉमा नहीं है. गेटिंग दिस? बात समझ में आ रही है? गॉट द पॉइंट? वेल, तो वाइफ सिर्फ किसकी है? हार्दिक पांड्या अपनी बीवी के साथ नाचा, रोहित शर्मा अकेला नाचा. सर अगर रोहित शर्मा भी उसकी बीवी के साथ नाच लिया हो सकता है नाच लिया हो, लेकिन मतलब वाइफ वो हार्दिक की है, वो रोहित की वाइफ नहीं है. ये क्लियर होना चाहिए. तो बात ये हो रही है वाइफ किसकी. और यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, और फिर से कॉमा, रोहित शर्मा, कॉमा, हार्दिक पांड्या एंड हिज वाइफ, तो अब ये जो हिज वाइफ वर्ड है ये किसके लिए है? अब ये दोनों के लिए है. ये जो कॉमा है ना, इसकी वजह से आ गया ब्रेक, इसकी वजह से आ गया ब्रेक. एंड हिज वाइफ हार्दिक पांड्या की वाइफ भी है और हिज वाइफ रोहित शर्मा की वाइफ भी है. एक कॉमा से फर्क पड़ जाता है. और जब हम सेक्शन 2 क्लॉज 76 पढ़ते हैं ना, डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, वहां दिखाऊंगा आपको कि एक कॉमा से कितना फर्क पड़ता है. और फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशंस को घुमाते कैसे हैं, दिमाग घूम जाता है, चक्कर आ जाते हैं एक डेफिनेशन पढ़ने में रिलेटेड पार्टी की. सेक्शन 2 क्लॉज 76 व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, सेक्शन 2 क्लॉज 76, सेक्शन 2 क्लॉज 77 पढ़ रहे होते हैं, खूब अच्छे से दिमाग घुमाऊंगा वहां पर आपका. और आपको लगेगा कि सर मतलब इतना ताबड़तोड़ इंटरप्रिटेशन है एक एक कॉमा पे रुक रुक कर, एक एक डायग्राम बनता है उसमें कॉमा की वजह से कि ये एरोज इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं. वो रिलेटेड पार्टी अलग ही लेवल है. व्हेन आई डू दैट, बाल की खाल और खाल की खाल और खाल की भी खाल, तो ये मेरे फेवरेट वर्ड्स हैं. हाँ, बाल की खाल की खाल और फिर खाल की भी खाल. तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया आपके लिए. वेल सर ये तो बता दो बेरेक्ट पढ़ते कैसे हैं, लॉ पढ़ते कैसे हैं सर. तो मैं बता देता हूं उसके लिए कि लॉ कैसे पढ़ते हैं और आपको 5 स्टेप्स क्या लेने हैं अगर आपको बेरेक्ट पढ़ना शुरू करना है. अगर आपको बेरेक्ट पढ़ना शुरू करना है तो उसके लिए आपको 5 स्टेप्स क्या लेने पड़ेंगे. ये 5 स्टेप्स हैं आपके लिए. सबसे पहला काम जैसे मैंने किया था, मैं क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है ना, इसलिए मैं आपको कह सकता हूं. अगर मैंने खुद नहीं किया होता तो मैं आपको नहीं कहता. CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आते ही सबसे पहला काम क्या करना है? परचेज द बेरेक्ट. मैं जिन टीचर से पढ़ता था इन NIRC प्रसाद नगर, वेल जब मैंने CS शुरू किया था, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में मैं छोटा सा एक स्टूडेंट था, तो उस वक्त जो मेरे टीचर थे सुचिता कोले, उन्होंने मुझे पहले दिन ही क्लास में घुसते ही बोल दिया था सारे बच्चों को. वेल ओरल क्लासेस होती थी और 10-12 क्लासेस होती थी, उसमें सारा कोर्स तो नहीं हो सकता था, लिमिटेड कोर्स होता था, लिमिटेड टॉपिक्स होते थे.
लेकिन घुसते ही पहली क्लास में बोल दिया कि क्लास नंबर 2 में आना तो बेरेक्ट लेकर आना, वरना मैं गेट पे खड़ा होऊंगा और एंट्री नहीं मिलेगी, अंदर एंट्री नहीं होगी। आईसीएसआई मॉड्यूल भी लेकर आना प्लस बेरेक्ट भी लेकर आना, दोनों एक साथ लेकर आना। उसके बाद भी कुछ नालायक बच्चे सेकंड क्लास में जब आए तो नहीं लेकर गए, लेकिन मैं मार्केट गया और फर्स्ट क्लास खत्म होने के बाद आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द बुक शॉप और बुक शॉप से बेरेक्ट खरीदा। और बेरेक्ट अब तो अमेजोन पे मिल जाता है, बुक कहीं आपको भटकना नहीं है। पहले तो दिल्ली में भी भटकना पड़ता था बेरेक्ट ढूंढने के लिए। तो गया, चांदनी चौक नई सड़क एक काफी फेमस जगह है जहां पर बुक्स की बहुत सारी शॉप्स हैं। आई वेंट देयर, बॉट द बेरेक्ट, और फिर क्लास नंबर 2 में एंटर किया तो वहां से मोहब्बत हो गई, मतलब दिल लगा लिया बेरेक्ट के साथ, क्या बोलूं। और मेरी जिंदगी का क्या बोलते हैं, पहला प्यार, पहला प्यार बेरेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज देयर। कभी कभी मन करता है कि यहाँ पर लिखवा लूं मैं, यहाँ पर, या मतलब दैट इज, यहाँ एक हार्ट बनवा लूं और हार्ट बनवा के यहाँ लिखवा लूं कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनी लॉ लिखवा लूं। उस जमाने में कंपनीज एक्ट 1956 था, अभी कंपनीज एक्ट 2013 है। सो वेल, आई एम थैंकफुल टू माय टीचर कि उन्होंने मुझे वो आदत डाली, और मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान में ये अच्छी आदत सीएस एग्जीक्यूटिव के हर स्टूडेंट को होनी चाहिए। उसके बिना जिंदगी झंड है। आगे मैं, आगे कई लोगों को अपने ऊपर घमंड है, लेकिन उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में। अच्छा, फिर आ जाइए उसके बाद स्टेप नंबर 2 इन ऐप, जो हमारी ऐप बनी हुई है मेक माई करियर ऐप, दीपक गुजरानी क्लासेस, उसमें आइए। और उसमें आकर क्या देखना है आपको, फर्स्ट 4 फ्री डेमो लेक्चर्स देखने हैं बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर 1। चैप्टर 1 को बाद में टच करना, पहले ये 4 डेमो लेक्चर्स देखने हैं। डायरेक्ट पढ़ने का स्किल, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस हैं, तो वो आप देख लेना और आपको लगेगा कि अब दिमाग खुलना शुरू हो गया है। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। उसके बाद क्या देखना है, अभी चैप्टर 1 नहीं पढ़ना आपको। वीडियो लेक्चर्स ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ कंपनीज, टाइप ऑफ कंपनीज का एक वीडियो लेक्चर वैसे ही है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी, ओपीसी कंपनी, लिस्टेड कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी, डेफिनेशंस हैं। और डेफिनेशंस का मतलब सिर्फ डेफिनेशंस नहीं है, एनालिसिस है। एक एक डेफिनेशन 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे 2 घंटे तक एनालाइज की है। डायरेक्ट पढ़ने का स्किल डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख कर देता हूँ। वेल, कि यहां से आदत पढ़नी शुरू हो जाएगी और लगेगा कि यार हमें तो अब सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लॉयर बनना है। और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग या तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ तो कंपनी सेक्रेटरी कम लीगल मैनेजर बनो कंपनी में, और आने वाले टाइम में वाइस प्रेसिडेंट लीगल, डायरेक्टर लीगल बनो और एक अच्छा पे पैकेज लो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हो। नहीं तो आप इंडिया की टॉप 10 टॉप 20 लॉ फर्म्स ज्वाइन करो और सुप्रीम कोर्ट में एज कॉर्पोरेट लॉयर कंपनीज के केसेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इनको रिप्रेजेंट करो। और यही यही फ्यूचर है, मतलब हो सकता है। और मेरे को तो बड़ा मतलब एक मैं कहूंगा, आप अपने लिए टारगेट सेट करना चाहते हो, कहते हैं ना हिट फॉर द मून यू विल लैंड अमंगस्ट द स्टार्स। तो एक नाम दूंगा यहाँ पर आपको, हरीश साल्वे, आप चेक कर लेना। वेल, कईयों ने सुना होगा पहले, उनको अभी पीछे अपॉइंट किया गया क्वींस काउंसिल, मतलब दिस इज वन ऑफ द बिग रिवॉर्ड्स। उनको एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड में उनको इनवाइट करती हैं और उनको अपना काउंसिल अपॉइंट करती हैं, एडवाइजर अपॉइंट करती हैं। और सिल्क गाउन पहनाया जाता है, जो एक एडवोकेट के लिए बहुत सम्मान की बात है। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, गर्मियों की छुट्टियों में जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बंद होते हैं, उन दिनों में इंडिया के टॉप एडवोकेट्स, टॉप जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये लोग जाकर लंदन 2 महीने के लिए जाकर रह जाते हैं, वहां पर जाकर 1.5 महीना 2 महीना लंदन जाकर रह जाते हैं विद फैमिली। और उसके बाद अपने बच्चों को ले गए साथ में और फैमिली को ले गए। और वहां इनके स्पेशल क्लब्स हैं एडवोकेट्स के, और वेल जुडिशरी के स्पेशल क्लब्स हैं। उन क्लब्स में वही पढ़े लिखे लोगों को अलाउड है। एक अलग ही स्केल है लाइफ का, मतलब दैट कैन बी ड्रीम ऑफ समबडी की यार मुझे उन क्लब्स में जाकर वेल देखना है और वो उस लाइफ को जीना है, उस प्रोफेशनल लाइफ को जीना है। एंड देन मिक्स अप विद द एडवोकेट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज व्हिच आर कमिंग देयर, और आपस में एक अलग ही स्केल की बातें होती हैं। तो आप अपनी जिंदगी का टारगेट रख सकते हो कि हमें भी क्वींस काउंसिल बनना है। बनोगे या नहीं बनोगे, लेकिन मैं कहूंगा अगर कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं जिंदगी में काफी ऊपर चले जाओगे आप। एंड मेरे अपने स्टूडेंट्स का मैं देखता हूं, मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जिन्होंने मेरे साथ सीएस किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया, दे डिड मेनी थिंग्स। और उसके बाद एक और चीज होती है, एलएलएम के ऊपर सॉलिसिटर के एग्जाम भी दिए, सॉल्स के एग्जाम दिए। एक बार लाइफ आप सही रास्ते पे चलो तो सही, आगे लाइफ बहुत जगह ले जाएगी आपको, बहुत कुछ है आगे अचीव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर शुरू से ही रास्ता गलत पकड़ेंगे, हमें तो वेल शॉर्टकट नोट्स पढ़ने हैं, हमें तो ये बेरेक्ट पढ़ना ही नहीं है,
गड्ढे में करियर जाने ही वाला है, उसके बाद वही 20-25 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी एज अ कंपनी सेक्रेटरी, और वेल महीने का 20-25 हजार रुपए सैलरी लेंगे और मुंह लटका के ऑफिस जाएंगे। मैं कई बार बोलता रहता हूँ, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, मिनट्स, नोटिस, एजेंडा, यही बनाते रहना और ई फाइलिंग करते रहना, और अकाउंटिंग वर्क मिलेगा टैली पे, एक्सेल शीट पे। ऐसी जिंदगी तमाम हो जाएगी। क्या फायदा ऐसी घटिया जिंदगी जीने का? अगर इतनी मेहनत करके सीएस डिग्री ले रहे हैं, सीएस का कोर्स कर रहे हैं और सीएस का मतलब वेल क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, तो हायर लेवल लाइफ के लिए, सुपीरियर लेवल लाइफ के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी एग्जिस्टिंग फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, वेल यू कैन टर्न अराउंड मेनी थिंग्स इफ यू आर सिंसियर एंड सीरियस अबाउट योर लॉन्ग टर्म फ्यूचर इन नेक्स्ट 25-30 ईयर्स। मैं आपका फ्यूचर 2040 में, 2050 में ऐसा देखना चाहता हूं कि आप आकर मुझे बोलो कि सर, अगर तब तक मैं रहा इस दुनिया में, तो आकर बोलो कि सर, आपने जो पढ़ाया था ना वो आज तक काम आ रहा है, वो जो फाउंडेशन थी ना वो आज तक काम आ रही है। सो वेल आई विल से, और जो कंपनीज एक्ट से आप शुरुआत करवाई थी ना सर, फिर वो वेल सिक्योरिटी लॉ, फैमा, कंपटीशन एक्ट, वो जो नेक्स्ट लेवल पे चलते चले गए, मर्जर एंड एक्विजिशंस, टेक ओवर्स, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड, सर लाइफ में बहुत बहुत कुछ वहां से हम, वो फाउंडेशन स्टोन था, वहां से बहुत ऊपर निकल गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स, पास्ट स्टूडेंट्स जिनको मैंने आज से 20 साल पहले पढ़ाया था, वो आज भी टच में हैं और आकर बताते हैं कि जिंदगी में हमने कितना कुछ अचीव कर लिया है। तो वो मैं चाहूंगा कि आज से 20 साल बाद आप लोग भी मुझे बताओ कि जिंदगी में हमने कितना कुछ अचीव कर लिया है सही रास्ते पे चलकर। और 20 साल तो ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 साल 4 साल डिग्री मिलने के बाद, 3 साल 4 साल 5 साल में आप आकर बताओ कि सर, हम एक अच्छे लेवल तक, स्केल तक पहुंच गए हैं, और अभी तो फायर शुरू हुई है और पैशन शुरू हुआ है, और वो कहां तक ले जाएगा आगे पता नहीं। सो वेल मेरी दिल से तमन्ना है कि मुझे सरस्वती माँ ने जो ड्यूटी दी है, वो ड्यूटी, पूरा फर्ज पूरा अपना निभाऊं। और मैंने तो सरस्वती माँ को प्रे किया था आज से 20-21 साल पहले कि मुझे सीढ़ी बनाना, एक लैडर बनाना। मैं अपना कॉर्पोरेट करियर सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं एकेडमिक्स में आ रहा हूँ, मैं टीचर बन रहा हूँ। तो मुझे वो सीढ़ी बनाना, वो लैडर बनाना, जिसके ऊपर चढ़कर बहुत सारे लोग अपने कॉर्पोरेट करियर में सक्सेस अचीव करें। और मुझे खुशी है कि सरस्वती माँ ने वो मेरी प्रार्थना स्वीकार की है। वो आज पेन है मेरे हाथ में, आई कैन नॉट से एनी लाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता। सरस्वती माँ ने वाकई वो मेरी दिल से प्रार्थना थी, वो सुनी है। और पिछले 20-21 साल में जितने स्टूडेंट्स ने कॉर्पोरेट करियर में सक्सेस अचीव किया, आई कैन से ओनली थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। उनके लिए भी मैं ग्रेटिट्यूड शो कर सकता हूँ, एंड कि दे बिकेम द पार्ट ऑफ माय मिशन। मेरी आइडियोलॉजी के साथ उन्होंने काम किया और मेरी आइडियोलॉजी को उन्होंने आगे और ज्यादा फ्लरिश किया। और सरस्वती माँ को भी थैंक यू बोल सकता हूँ कि जो मेरी प्रार्थना थी, जो मेरी प्रेयर थी, वो आपने सुनी और उसको पूरा किया। तो मैं वही चीज चाहूंगा कि आने वाले टाइम में आप सब लोग भी अचीव करो, और जल्दी अचीव करो। डिग्री मिलने के बाद 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कुछ मैजिकल होना चाहिए। वेल देन रीड सेक्शन 1 फ्रॉम द डायरेक्ट, स्टेप नंबर 3। मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। चलिए, एनी हाउस, वेल गाइडेंस देते हुए मुझे लगता है कि मैं कुछ आपको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो आपके लिए शायद वो गाइडिंग फोर्स हो जाएगा। एंड रीड सेक्शन 1 फ्रॉम द डायरेक्ट, अगला काम ये करना है आपको। और जब ये काम कर लेंगे, उसके बाद स्टेप 4 क्या करना है आपको? वॉच सेक्शन 1 वीडियो इन द मेक माई करियर ऐप, जो कि यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे नहीं है, आपको मेक माई करियर ऐप में ये वीडियो देखना है। और फिर देखना है कि ओहो, लॉ तो ऐसे पढ़ा जाता है, हमने खुद पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आया, और जब वीडियो लेक्चर देखा तो ये तो कहानी कुछ और है। और वेल फिर लगेगा, कुछ टाइम के बाद लगेगा आसान तो है, आसान तो है, आदत पड़ जाएगी ना, फिर लगेगा आसान है। फिर स्टेप नंबर 5, एक लेवल और आगे जाएंगे। वेल एक छोटा सा चैलेंज योर ब्रेन दिया हुआ है सेक्शन 1 के ऊपर, क्वेश्चन है 8-10 क्वेश्चन है। तो वो चैलेंज योर ब्रेन जो दिया हुआ है, वेल मेक माई करियर ऐप में, उस पर आइए। यू हैव टू पे जस्ट 1 रुपी, 1 रुपया देना है, एंड अटेम्प्ट दिस चैलेंज योर ब्रेन सेक्शन 1 करने के बाद, सेक्शन 1 करने के बाद, एंड देन आई से एक लेवल और खुलेगा दिमाग, दिमाग के कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, किवाड़ खुलने शुरू हो जाएंगे, दिमाग का होराइजन डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि ये सही तरीका है पढ़ाई करने का। और डेफिनेशंस जो है वो सेक्शन 2 है, वो सेक्शन 2 में है। तो दिमाग ऑटोमेटिकली खुलता चला जाएगा। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये सब कुछ जब आप करोगे तो इसमें सेक्शन 1, 2, 3 जब आदत पड़ेगी, फिर आगे बढ़ेंगे मेमोरेंडम ऑफ डिसीजन, आर्टिकल एंड ऑल दैट। तो सेक्शन 4, 5, 6 वो पढ़ते चले जाएंगे, और
बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग है। सेक्शन 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 6 द overriding effect of companies act on memorandum article, but with some exceptions जो सबको नहीं पता होती है। इंटरप्रिटेशंस, घुमाना उन चीजों को, सेक्शन 4, 5, 6 अच्छे अच्छे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज को नहीं पता होती है। तो वो चीजें आप सीखोगे जब साथ साथ बढ़ते हुए, तो अपने आप लगेगा कि ये सेक्शन 1 से कहानी शुरू हो गई है और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर तो जब आगे बढ़ते जाएंगे तो लेवल खुलता ही चला जाएगा। अलॉन्ग विद द रूल्स given by Ministry of Corporate Affairs and notifications and circulars and NCLT cases और High Court Supreme Court cases, तो ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले ये 5 स्टेप्स हैं, छठे स्टेप में फिर आप और आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको पहले ये 5 स्टेप्स पूरे कर लेने हैं। और इन 5 स्टेप्स में भी क्या है, आपको रफली बोलूंगा, आपको 11-12 वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ। चैप्टर 1 शुरू करने से पहले, चैप्टर 1 शुरू भी नहीं हुआ उससे पहले 11-12 वीडियो लेक्चर्स हो जाएंगे। चैप्टर 1 सालों आप बाद में पढ़ लेना, वो आपने वैसे भी CS ईच में भी पढ़ा होता है। वेल सेपरेट लीगल एंटिटी, वो कहानियां आपको ऑलरेडी पता होती हैं थोड़ी सी। और जिनको नहीं पता तो वो CS ईच की बुक भी खोल के देख लेना, थोड़ा सा लॉ वहां से भी पढ़ लेना। A company is a separate legal entity and the various basic characteristics of company, वो सब वहां से पढ़ लेना एक बार। बट आई होप कि वो पता होगा आपको पहले से। और मैं तो चैप्टर 1 में मैं भी पढ़ाता ही हूँ, वो सेटिंग ऑफ बिजनेस में भी और कंपनी लॉ में भी। वो आई रिपीट, मेरा अलग तरीका है, अलग लेवल है बात करने का, समझाने का, उसकी निटिग्रिटीज निकाल निकाल कर, बाल की खाल निकाल कर। लेकिन पहले 5 स्टेप्स ये हैं आप लोगों के लिए। सर मजा आएगा जब पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। और मैं एक चीज बोलूंगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स अगर आपको करनी है तो आपको डेली बेसिस पे एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। सेक्शन 270 तक जाना है, 300 तक जाना है, बीच में छूटना नहीं चाहिए, बीच में छूटना नहीं चाहिए। आधा अधूरा नहीं करना, कचरा नहीं करना, पूरा करना है, ढंग से करना है। देन आई से, तो अब इस वेल डिस्कशन के बाद फाइनली वेल आई से ये सब कुछ हो गया आपका। नाउ आई विल बी फोकसिंग ऑन प्री एग्जाम टेस्ट और फिर CS ट्रेनिंग के बारे में बात करूंगा। तो नाउ वी आर मूविंग टू द well part 2 of this session, and the part 2 of the session is pre exam test। ये प्री एग्जाम टेस्ट CS की हिस्ट्री में पहले था नहीं, ये अभी कुछ टाइम हुआ, 2-3 साल हुए अभी, शायद 4 साल हो गए होंगे, वेल अभी आया कुछ टाइम पहले। और वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, CS बच्चे पास करके आए हैं, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए आपको बताने के लिए। ICSI आपको बताएगा कि आप किस दुनिया में आए हो, और ये दुनिया आपकी CS ईट की दुनिया नहीं है, ये बहुत अलग है, डिफरेंट है, जो मैं पहले प्रीवियस सेशन में भी बता चुका हूँ। और आप सारे सेशंस देखिएगा गाइडेंस के, सब कुछ आपके बहुत काम आएगा। अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाइएगा, मम्मी पापा को दिखाइएगा, उनके बहुत काम आएगा, उनको CS कोर्स समझ में आएगा, क्योंकि कई बार मम्मी पापा को भी नहीं मालूम होता CS कोर्स के बारे में। अब ये प्री एग्जाम टेस्ट नई चीज आ गई, अब इस पे फोकस करते हैं। बिफोर फाइलिंग बिफोर फिलिंग द एग्जाम फॉर्म फॉर योर जून 2022, बिफोर फिलिंग दिस एग्जाम, मतलब जब भी एग्जाम आपके, चाहे जून में एग्जाम हो या दिसंबर में एग्जाम हो, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म, मेन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले प्री एग्जाम टेस्ट पास करना होता है। उसके लिए आपको फीस देनी होती है 1000 रुपीज। कितने सब्जेक्ट्स के लिए? 8 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने के लिए। और वो सारे सब्जेक्ट्स जो है वो MCQ स्टाइल, जैसे आपका CS ईच में था ऐसे ही MCQ स्टाइल क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, और उसपे टिक 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 लगाना होगा, और अपने घर बैठ के एग्जाम देना है, कहीं एग्जाम सेंटर पे नहीं जाना। सेल फोन खोला, सेल फोन में ही क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दो, गो टू द नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, उसका टिक लगाओ, राइट आंसर और रॉन्ग आंसर, फिर वो आगे मूव करो, नेक्स्ट, फिर मूव करो। ICSI ये काम आपसे क्यों करवा रहा है, ये प्री एग्जाम टेस्ट क्यों रखा है, और कह रहे हैं कि ये काम कब करना है? एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले, बिफोर फिलिंग एग्जाम फॉर्म। जब तक आप ये पास नहीं करोगे प्री एग्जाम टेस्ट, तब तक आप एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। सर ये तो बड़ा टफ हो गया। टफ नहीं है, आसान है, लॉलीपॉप क्वेश्चंस होते हैं, आसानी से पास हो जाता है। और एक खास बात आपको यहाँ पर बताऊं, पहले तो इनफाइनाइट अटेम्प्ट्स हुआ करते थे कभी किसी जमाने में, फिर ICSI ने फाइनाइट अटेम्प्ट्स कर दिए। यू कैन क्लियर 4 पेपर्स इन 100 अटेम्प्ट्स। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 4 पेपर पास करने के लिए आपको 100 अटेम्प्ट मिलेंगी, मतलब ऑन एवरेज 25 अटेम्प्ट पर पेपर मिलेगा। और अगर मान लीजिए अगर आप किसी में आपने एक टैक्स का पेपर दिया और पास नहीं हुआ, अब आप
सेम डे 24 घंटे के अंदर वो पेपर रिपीट नहीं करेंगे, 24 घंटे के बाद रिपीट करेंगे। डिफरेंट पेपर दे सकते हो आप, मतलब एक ही दिन में आपने 4 पेपर दे दिए, उसमें से 2 पास हो गए, 2 नहीं हुए, तो जो 2 नहीं हुए तो सेम डे अटेम्प्ट नहीं करोगे, वो आप 24 घंटे का गैप दोगे, उसके बाद अटेम्प्ट करोगे। कुछ इस तरीके के नॉर्म्स हैं। और मैंने तो बच्चों को देखा है आजकल, वो इतने टेलीग्राम चैनल्स हो गए हैं, तो क्या करते हैं वो बच्चे जो है वो हर जगह टेलीग्राम चैनल्स पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट डाल रहे होते हैं। यार इसका आंसर किसी को पता है क्या? चीटिंग बड़ी हो रही होती है। मतलब आप साथ में इधर लैपटॉप खुला हुआ है, यहाँ पर सेल फोन खुला हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन देखा, लैपटॉप में क्वेश्चन डाला, सर्च मारा, अगर आंसर मिल गया। अरे क्या यार, आईसीएसआई ने क्यों रखा था? ये सोच कर रखा था प्री एग्जाम टेस्ट कि बच्चे एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ तो पढ़ाई कर ले। ऐसा ना हो कि लास्ट डेट के लिए रखें कि एग्जाम से सिर्फ 1 महीना पहले पढ़ाई शुरू करेंगे या 2 महीने पहले पढ़ाई शुरू करेंगे, तो फिर सीएस एग्जीक्यूटिव पास नहीं होता। ये सीएस ईट नहीं है कि एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ाई शुरू करेंगे और पास कर लेंगे। सीएस एग्जीक्यूटिव का मतलब आखिरी एक ग्रुप देना है, तो आखिरी के 3 महीने तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, एवरी पेपर 3 रिवीजन, ईच पेपर 3 रिवीजन, तो जाकर एग्जाम में बैठोगे और उससे पहले सारा सिलेबस खत्म होगा। तो आप एक एक पेपर 4 बार पढ़ चुके होगे एग्जाम में जाने से पहले, और आल से मे भी 5 बार, क्योंकि एग्जाम में भी जब एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी मिलता है, जब आप सिंगल ग्रुप देते हो, तो उस केस में भी एक 5वीं रिवीजन का भी चांस हो जाता है, या 5वीं बार पढ़ाई का चांस हो जाता है। तो एक बार फुल सिलेबस, 3 फुल रिवीजन और एक एग्जामिनेशन डे रिवीजन, तो जाकर एग्जीक्यूटिव पास होता है। वो इसलिए कहते हैं ऑल इंडिया रिजल्ट 8% 9% आता है, क्योंकि सुनेंगे सब लोग, लेकिन मुझे मालूम है फॉलो आप सब लोग नहीं करोगे। कुछ लोग करेंगे, अच्छे बच्चे फॉलो करेंगे, जो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनेस्ट हैं, जो चाहते हैं मुझे अपना करियर बढ़िया बनाना है, स्ट्रॉन्ग करियर बनाना है, वो लोग फॉलो जरूर करेंगे। और कुछ लोग वो होंगे जो माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रहे होंगे, अपने करियर के साथ खेल रहे होंगे, टाइम पास कर रहे होंगे, और माँ बाप को दिखा रहे होंगे, जतला रहे होंगे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली टाइम पास कर रहे हैं। तो दोनों तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एनी हाउस, आईसीएसआई की आइडियोलॉजी क्या थी कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले अगर आप प्री एग्जाम टेस्ट दे रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई पहले की है, बुक्स पहले पढ़ी हैं, आपको आइडिया है कि सिलेबस क्या है। और हो सकता है कुछ बच्चे अपना 100% सिलेबस ऑलरेडी खत्म कर चुके हो तब तक, या 70-80% सिलेबस ऑलरेडी खत्म कर चुके हो, और एग्जाम फॉर्म फिर आप फिलअप कर ही सकते हैं आफ्टर दैट, आफ्टर पासिंग दैट। तो एग्जाम फॉर्म अगर अगर जो लोग जून में एग्जाम देते हैं, चाहे वो जून 2022 हो, चाहे वो जून 2023 हो, चाहे जून 2024 हो, अगर जून में एग्जाम हो रहे हैं और मेन एग्जाम 1 जून को शुरू होते हैं, 1 जून से लेकर 10 जून तक एग्जाम हो जाते हैं, अनलेस दे आर पोस्टपोन ड्यू टू, जैसे लास्ट लास्ट ईयर और कोरोना की वजह से पोस्टपोन हुआ, अदरवाइज तो नहीं होता। तो जून 2022 एग्जाम्स, एंड आई से 26 फरवरी से लेकर 25 मार्च का आपको टाइम मिलेगा एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए। मतलब मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आपने पहले अपना प्री एग्जाम टेस्ट पास कर लिया, या इन दिनों में ही पास कर लिया, 25 मार्च 2022 से पहले पहले, और 25 मार्च 2022 वाले दिन आपने अपना एग्जाम फॉर्म डाल दिया, और उसकी फीस दे दी आपने 1200 रुपीज, 1200 रुपए। एग्जाम कब होगा? जून में। और 26 मार्च से लेकर 9 अप्रैल के बीच में नॉर्मल फीस के साथ लेट फीस देनी पड़ती है। लेकिन क्यों लेट फीस देते हो, क्यों पेरेंट्स के पैसे खराब करते हो? 25 मार्च से पहले पहले 24 मार्च तक यू फिनिश योर वेल प्री एग्जाम टेस्ट, और वहां तक भी क्यों लटकाते हो यार, जल्दी करो ना यार, 26 फरवरी से पहले ही कर लो प्री एग्जाम टेस्ट जहां तक हो सके, और उसके बाद अपना नॉर्मल फीस पे करो, एग्जाम फॉर्म फिलअप करो। और जो बच्चे नवंबर में मान लो नवंबर दिसंबर में एग्जाम देंगे, तो एग्जाम शुरू होते हैं 20 दिसंबर से, स्टार्टिंग डेट इज 20 दिसंबर ऑनवर्ड्स, 20 से लेकर 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी तक एग्जाम चले जाते हैं। वेल डिपेंडिंग अपॉन बीच में संडे आ रहे हैं, क्रिसमस आ रहा है देन ऐसे। तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का टाइम होता है वो 26 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में, along with the normal fees and 1200 rupees। और चाहे सिंगल ग्रुप हो या बोथ ग्रुप्स हो, टाइमिंग यही है एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की। और लेट फीस के साथ है तो वो 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में रहता है। डेट्स में कभी कभी माइनर चेंज हो जाता है, कभी आईसीएसआई 2-4 दिन एक्सटेंड कर देता है। डेट्स पे इतना ज्यादा दिल मत लगाना, मतलब एक रफ आइडिया तो आपको अभी हो ही रहा है। और मैं तो कहूंगा आप शुरू वाली डेट पकड़ो ना, आप बाद वाली डेट्स पे जाते ही क्यों हो? लास्ट डेट पे काम करने की आदत तो नहीं है ना आपको कि लास्ट डेट पे जाकर ही करेंगे, नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है लाइफ में। सो वेल आई से दिस इज अबाउट प्री एग्जाम टेस्ट। आईसीएसआई चाहता है कि आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले अपनी पढ़ाइयाँ
काफी हद तक कर चुके हो और फिर आप रिवीजन के जोन में आ जाओ। दैट इज व्हाट आईसीएसआई आइडियोलॉजी इज। स्टूडेंट्स चीटिंग करते हैं, इधर उधर टेलीग्राम पे हेल्प मांगते हैं, व्हाट्सएप पे हेल्प मांगते हैं, गूगल पे हेल्प मांगते हैं, या किसी के घर में बड़ा भाई बहन ही वो क्वालिफाइड है या वेल प्रोफेशनल प्रोग्राम में है वो हेल्प कर देता है, वो एक अलग बात है। मतलब वो बैक एंड पे क्या क्या चीजें हो रही है उन सब में डिटेल में और नहीं जाऊंगा। अब ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन। आज ट्रेनिंग के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, ज्यादा डिटेल में फिर किसी दिन। थोड़ी सी बात क्या नॉर्मली आपको सबके मुंह से सुनने के लिए मिलेगा कि ट्रेनिंग या तो लिस्टेड कंपनी में करो, फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टीसीएस और इन्फोसिस विप्रो। ट्रेनिंग कहाँ करो? लिस्टेड कंपनी में करो। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको देखिएगा लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो सेबी के नोटिस आते हैं, उनके जवाब देने होते हैं। और कभी वेल स्टॉक एक्सचेंज से नोटिस आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, कि आपने लॉ कॉन्ट्रावीन किया है, कोई सेबी रेगुलेशन कॉन्ट्रावीन की है, कोई एलओडीआर रेगुलेशंस कॉन्ट्रावीन की हैं, कुछ जो भी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स की रेगुलेशन है वो कॉन्ट्रावीन की हैं, तो उसका जवाब दीजिए। तो कंपनी सेक्रेटरी इज मेकिंग द रिप्लाई, सेंडिंग द रिप्लाई एज पर नॉट ओनली कंपनीज एक्ट बट सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस वगैरह के बेस पे नोटिस आते हैं और उसके रिप्लाई दिए जाते हैं। तो वो सीखने के लिए मिलेगा, कॉर्पोरेट कल्चर सीखने के लिए मिलेगा। वो जो वहाँ एक हिरार्की फॉलो होती है ना कंपनी के अंदर, सबसे ऊपर चेयरमैन ऑफ द कंपनी, चेयरमैन के नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उसके नीचे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, उसके नीचे देन वी से well the employees who are in the general manager rank, then deputy general manager, then I'll say assistant general manager, then manager rank, then deputy manager, then assistant manager। वो जो सीरियल ऑर्डर है, हिरार्की है, वो उस हिरार्की को देखने का मौका मिलेगा। और चेन में कैसे काम होता है, पूरी टीम कैसे काम करती है, वेल सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, वेल टैक्सेशन डिपार्टमेंट इन द कंपनी, वो सब लोग मिलकर कैसे काम करते हैं। एक कंपनी के अंदर इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, तो आपस में इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे रहता है, कौन किससे इंफॉर्मेशन मांग रहा है और कैसे इंफॉर्मेशन आपस में फ्लो हो रही हैं, तो कौन किसके पास फाइल पहुंचा रहा है, या थ्रू इंटरनल ईमेलिंग कैसे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, किसको सीसी किया जाता है, क्या लैंग्वेज फॉलो होती है, कॉर्पोरेट लैंग्वेज, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है, कैसे एड्रेस किया जाता है, वो सब कुछ सीखेंगे। उसके अलावा पार्टीज होती हैं, आउटिंग्स होती हैं, लेजर ट्रिप्स होते हैं। भारतीय एयरटेल में मैं सुनता हूँ कि वो मंथ एंड पे, एट द एंड ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ, पूरे महीने में जितने भी एम्प्लॉयज के बर्थडे गए सबको बुला लो एक साथ और एक बड़ा सा केक मंगाओ 20-25 किलो का, और वो सारे एम्प्लॉयज एक साथ मिलकर केक काट रहे हैं और उसके बाद डांस पार्टी हो रही है, खाना पीना एंजॉय हो रहा है, मंथ एंड पे सब लोग कर रहे हैं। और बाकी तो वेल ड्यूरिंग द मंथ जिस जिसका बर्थडे है उसको शाम को ऑफिस से जाते हुए केक और बुके पकड़ा दिए जाते हैं ताकि घर जाकर आप केक काटो। तो वो एक अलग फील आता है लिस्टेड कंपनीज में जहां ऐसा कल्चर है, काम करते हुए अच्छा लगता है। सर सुन के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ऊपर से स्टाइपेंड ज्यादा होता है, मे बी 20,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ। तो दैट इज वन एस्पेक्ट। और दूसरी तरफ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास जा रहे होते हैं, तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास जाते हैं तो हम कहते हैं वैरायटी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा मिल जाता है। क्या मतलब? कंपनी लॉ का तो काम करने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में अपीयर होने के लिए अगर बॉस जा रहा है तो हम भी साथ में चिपक जाएंगे, सर फाइल लेकर हम चलते हैं ना सर साथ में, वहां जो आर्ग्यूमेंट होंगे तो वो भी सुनेंगे, और जो हमारे साथ जो हमारे से पहले वाला केस लगा होगा वहां पर अंदर और हम वेटिंग एरिया में वहां बैठे होंगे, तो सामने ही केस लड़ा जा रहा है, कोर्ट रूम में वेटिंग एरिया में बैठे हैं, तो वो भी सुनेंगे सर कैसे वहां पर होता है। और सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स भी आते हैं वहां, तो सुनकर ही सीखेंगे सर बहुत कुछ एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में। उसके अलावा सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज का काम मिलेगा, प्रैक्टिसिंग सीएस के पास सैमा का काम मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का, आईपीआर का काम मिलेगा, लेबर लॉज का काम मिलेगा करने के लिए, कंपटीशन एक्ट का मिलेगा, वैरायटी ऑफ वर्क काफी मिलेगा, वैरायटी ऑफ वर्क काफी ज्यादा मिलेगा। सेबी रेगुलेशंस का काम मिलेगा, लिस्टेड कंपनीज हैं, क्लाइंट कंपनीज, ऐसी कंपनीज हैं जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, तो फॉरेन वेल आई से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का काम देखने के लिए मिलेगा। लॉट्स ऑफ वेराइटी विल बी देयर, लॉट्स ऑफ वेराइटी विल बी देयर। तो प्रैक्टिसिंग सीएस के पास जाते हैं लेकिन वहां थोड़ा सा स्टाइपेंड कम मिलेगा, स्टाइपेंड कम मिलेगा। और हो सकता है कुछ प्रैक्टिसिंग सीएस ऐसे भी जिनके अपने स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बना रखे हैं उन्होंने अपने अंदर, सेक्रेटेरियल ऑडिट डिपार्टमेंट अलग है, मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट अलग है, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको डाला, उस डिपार्टमेंट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिल रहा है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट के डिपार्टमेंट में डाल दिया तो उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा मिल रहा है। और बीच में डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, 6 महीने एक डिपार्टमेंट में, 6 महीने दूसरे डिपार्टमेंट में, 6 महीने तीसरे डिपार्टमेंट में,
कुछ जगह ऐसा होता है जहां बड़ी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म्स हैं, जहां कंपैरेटिवली छोटी हैं, डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए, सारा काम आ रहा है, आने दो, ये भी सीखो, ये भी सीखो, ये भी सीखो, फ्लो में सब एक साथ आ रहा है, सब एक साथ काम सीखते जाओ, वैरायटी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है, स्टाइपेंड कम है। तो ये तो मतलब एक सब्सिक्वेंट डिसीजन है। आज मैं आपको फूड फॉर थॉट दे रहा हूं इसमें, कि ट्रेनिंग में, वो 21 महीने की ट्रेनिंग में, आप लिस्टेड कंपनी में करो या प्रैक्टिसिंग सीएस, किसी अच्छे प्रैक्टिसिंग सीएस के पास, जहां पर वेराइटी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है। उससे पहले 1 मंथ, well, your academic development program or whatever they call it, ADP by the ICSI, जिसमें से 15 डेज ऑफलाइन, 15 डेज ऑनलाइन रहता है। कोरोना के दिनों में सारा ऑनलाइन हो गया था, बट आई होप कि अब तो वो 15 डेज करके चलेगा। और नाउ देन लास्ट में 2 मंथ्स कॉर्पोरेट लीडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, CLDP, जो हिंदुस्तान में 4-5 जगहों पर करवाया जाएगा जहां पर ICSI का कैंपस है। फॉर एग्जाम्पल नोएडा, फॉर एग्जाम्पल नवी मुंबई, जहां पर आपको रहना, खाना पीना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब रहेगा, और साथ में आपकी ट्रेनिंग रहेगी। कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको दी जाएगी, ताकि आप वेल जब डिग्री लेकर बाहर निकले, इसके बाद आपको डिग्री मिलेगी, एंड वेल जब आप डिग्री लेकर बाहर निकले तो आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीजें आ चुकी हों जो औरों के पास ना हो, वेल दूसरे प्रोफेशनल्स के पास ना हो। तो दैट इज अबाउट लिटिल बिट ग्लिम्स अबाउट ट्रेनिंग, बाकी डिटेल में हम और भी बातें करेंगे। तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन 2, व्हिच इज नाउ आई से फुलफिल्ड। और फिर मैं लास्ट में हमेशा बोलता ही हूँ, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बस अपने सपने पूरे करो, मम्मी पापा के सपने पूरे करो। कोई प्रॉब्लम हो, अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क मी वेल इन द कमेंट बॉक्स बाय व्हाट्सएप, और यू कैन send a WhatsApp to me, well, 844-880-4439, my WhatsApp number, WhatsApp only, but don't make the phone calls. Thank you so much. Jai Mata Di.